आज हम लोग ओम लॉ के बारे में जानेंगे। तो हम क्या सब जाने थे, करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन I बराबर एन ई वी डी है। तो एरिया से जब डिवाइड किए थे तो जे बराबर एन ई वी डी, ये सब चीज़ें, जे इज करंट डेंसिटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम समझे थे। टुडे वी हैव टू स्टडी व्हाट ओम लॉ, ठीक है। तो ओम लॉ में देखा जाए जे क्या होते हैं, वी नो J इक्वल टू एन ई वी डी, पढ़े थे J इक्वल टू एन ई वी डी, ठीक है। तो वी डी कितना था, वी डी था ई टी ई बाई टू एम, बट वी डी इक्वल टू ई टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई टू एम, ऐसा था। पीछे देखोगे वी डी बनाते तो J क्या हो गए, एन ई टाउ ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन टाइम है, दो कोलिजन के बीच का, सक्सेसिव कोलिजन के बीच का, 2m, इट मीन्स एन ई स्क्वायर टाउ ई बाई 2m। तो यहाँ से एन ई स्क्वायर टाउ बाई 2m को एक कांस्टेंट नाम दिया गया। n है नंबर डेंसिटी, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये मास कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, ये किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। एन ई स्क्वायर टाउ बाई 2m ये किसी मटेरियल का क्या है, कांस्टेंट है। दिस इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। Here एन ई स्क्वायर टाउ ई बाई 2 ई नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होगा ना, डिपेंड करता है कितने दिए गए। तो एन ई स्क्वायर टाउ बाई 2m, दिस इज कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को दिस हेयर दिस बराबर दिस सिग्मा बराबर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होते हैं कि किस तरीके से उसमें चार्जेस की फ्लो होगा, कंडक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा, वो बताती है ये चीज़ें। इसमें देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। टाइम, अगर सक्सेसिव कोलिजन के बीच की टाइम अगर ज़्यादा हो तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और टाइम ये तब ये ज़्यादा होता है जब टेम्परेचर क्या हो, कम हो। टेम्परेचर कम होते हैं तो वाइब्रेशन कम होते हैं, तो रेसिस्टेंस कम होते हैं, रेसिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ें इसकी प्रोपोर्शनल है। दो कोलिजन के बीच की टाइम अगर ज़्यादा हो तो ये कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। यानी कि अगर कोलिजन का टाइम ज़्यादा हो तो ज़्यादा देर में टकराएगा तो उसकी स्पीड जल्दी जल्दी में जीरो नहीं होगा, थोड़ा देर के बाद होगा, तो तब तक वो ज़्यादा ड्रिफ्ट करेगा। ज़्यादा ड्रिफ्ट करेगा तो ज़्यादा करंट होगी ना, होगी कि नहीं, I बराबर एन ई वी डी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो टाउ शुड बी मोर फॉर फायदे के लिए टाउ ज़्यादा होनी चाहिए, यानी इसके लिए टाउ ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि सिग्मा यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम, सक्सेसिव कोलिजन के बीच की टाइम ये ज़्यादा होनी चाहिए तो मुझे फ़ायदा है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होने से मुझे फ़ायदा है। तो इतनी चीज़ें करा तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, J इक्वल टू सिग्मा ई, J इक्वल टू सिग्मा ई। सो J इक्वल टू सिग्मा ई, J करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट डेंसिटी का इन सिग्मा से कोई मतलब है क्या, ऐसा मान लो सिग्मा तो कांस्टेंट हो गया किसी मटेरियल के लिए, सिग्मा तो किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट हो गया। कॉपर की है तो वो अलग, एल्युमिनियम की है तो अलग, सिल्वर की है तो अलग। तो ये किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट हुई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। तो इट मीन्स जे की कोई इससे मतलब नहीं है, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से कह सकते हैं जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब ये हटेगा तो इक्वल और कांस्टेंट आएगा। तो इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। यही हो गया हमारे क्या, ओम लॉ। दिस इज ओम्स लॉ, यही हमारे ओम लॉ। तो कैसे कहेंगे, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा होगी तो करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो करंट डेंसिटी कम। तो ये बताते हैं ओम्स लॉ को। ये हो गया हमारे ओम्स लॉ। सो फ्रॉम ओम लॉ करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे नोट कर दो पहले।
तो यहाँ से जे सिग्मा ही आए, तो जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितनी चीज़ें पता चले, पता ये चले, यहाँ से उठाया मैंने, बी डी रखा, जे आया, इन चीज़ों को सिग्मा का, ये सिग्मा करंट, ये कंडक्टिविटी होते हैं मटेरियल की जो कांस्टेंट है पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। ये किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं है ही नहीं। तो कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नॉट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कौन डिपेंड कर रहा है, जे। इलेक्ट्रिक फील्ड पे जे डिपेंड कर रहा है, तो ये कंडक्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, नॉट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगी तो क्या होगी बताओ, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर अगर बढ़ती है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नोट कर लेना इसको, जो मिटा दिया मैंने। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उधर से कंडक्टिविटी, टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगी तो वाइब्रेशन बढ़ेगी तो टी घटेगी, ज़्यादा कोलिजन होगा ना तो जल्दी जल्दी स्पीड उसकी 0 हो जाएगी, तो टी घट जाएगी। तो इफ, ऐसा भी लिख ले, टेम्परेचर इंक्रीजेज देन सक्सेसिव एवरेज कोलिजन टाइम, इसको कहते हैं एवरेज कोलिजन टाइम टॉ। टेम्परेचर इंक्रीजेज देन एवरेज कोलिजन टाइम टॉ डिक्रीजेस। और हमें इसको ज़्यादा रखना चाहिए, ज़्यादा रखने से ये फायदा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गए हमारे नॉर्मल चीज़ कंडक्टिविटी से रिलेटेड। भाई कब हो क्या होगी, तो टेम्परेचर जब बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से टॉ डिक्रीज होते हैं। और इधर पता चला कंडक्टिविटी मटेरियल के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कौन डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करते हैं करंट डेंसिटी। तो ओम लॉ को क्या कहें, ओम लॉ टेल्स दैट कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ओम लॉ है। तो ओम लॉ में क्या लिखे हम, ओम्स लॉ मैथमेटिकल तो हमने जान लिया, ये हो गया ओम लॉ। मैथमेटिकली यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे खत्म, मैथमेटिकली यहाँ से शुरू यहाँ खत्म, ठीक। इस बीच में एक्सप्लेनेशन हो गए। तो ओम लॉ टेल्स अस दैट conductivity of a material is independent of electric field. Conductivity of a material is independent, कोई मतलब नहीं है, independent of electric, समझ में आ रही ओम लॉ। ये चीज़ें, ये सारे स्टेटमेंट हमने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए लिखा है। तो ओम लॉ टेल्स अस दैट कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी तरफ से ओम लॉ ऑल्सो टेल्स अस दैट करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस लैंग्वेज में मैंने लिख दिया हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें हमको इसी फॉर्मूले से मिले हैं, सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो ओम लॉ हमने इस फॉर्मेट पढ़ा है, बट हमने 10th में कुछ और पढ़ रखा है। 10th में हमने कुछ इसको और पढ़ा था और अभी कुछ और दिख रहा है, ऐसा थोड़ा नहीं कि गलत होगा। इन्हीं को हम आगे बढ़ा के वो चीज़ें लाएंगे जो हमने पढ़ा था पहले। तो इसको अब आगे बढ़ाएंगे, आगे फर्दर मूव करें तो वो चीज़ आएगी V = IR। तो इससे हमको अब V = IR निकालना है। तो अभी हमारे स्टैंडर्ड ओम लॉ ये हुए, तो पहले इसको नोट करो। अब इसको आगे बढ़ाओ, इतना पढ़ा था ना हमने, चलो आगे बढ़ाते हैं। J = सिग्मा I।
उसके इसके जस्ट आगे आपने लिख लिया ना, पूरा लिख लिया। उसी के बाद चलो शुरू करो। नाउ उसके नीचे से शुरू करो। नाउ जे इक्वल टू सिग्मा ई। लेकिन ये बीच की स्टेटमेंट मत लिखना, जब हमें एग्जाम में पूछा जाएगा ना ओम लॉ तो इतनी लिखेंगे, और अगर आगे फर्दर जाना है v बराबर आई आर तक तो बीच की ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था ना वो चीज़ें तो एक्सप्लेनेशन थे, उसको बीच में नहीं लिखना है। ठीक, बस इसके जस्ट बाद से ये लाइन पकड़ लेना है। नाउ जे बराबर सिग्मा ई, या जे क्या होते हैं करंट बाय एरिया, सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं वी बाई एल, वी बाई एल होते हैं ना। हाँ, ई बराबर वी बाई एल या वी बाई डी, ऐसा कुछ। भाई ये तो सही है। हाँ बढ़िया। आई बराबर दिस। हाँ, आई बाय ए को अगर मैं ऐसा कर लूं, आई एल बाय ए कर लेता हूं, उल्टा कर लो तो, उल्टा करता हूं। ए बाय आई बराबर 1 बाय सिग्मा एल बाय भी। 1 बाय सिग्मा को रो कहते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। 1 बाय सिग्मा यानी रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। हेयर मैंने अपोजिट क्यों किया है, जिससे कि 1 बाय सिग्मा आए। कंडक्टिविटी का अपोजिट रेसिस्टिविटी होता है। हेयर सिग्मा इक्वल टू 1 बाय, ये क्या रो लिखना था ना, रो। सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो, तो रो बराबर क्या है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, किसी मटेरियल की रेसिस्टिविटी है। अब ये फायदे वाली बात है, ये लॉस वाली, रेसिस्ट करेगी ना, ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। जितनी ज़्यादा रेसिस्टिविटी होगी उतनी कम कंडक्टिविटी होगी, यानी कि करंट कम होगा, चार्ज फ्लो कम होगा। ये लॉस वाली बात, ये फायदे वाली बात होती है। तो ये हमें कम रखना है, ये हमें ज़्यादा रखना है, इसीलिए तो उल्टा पुल्टा है, दोनों रेसिप्रोकल है। तो रो, इसको रो पढ़ते हैं, इसको रो पढ़ते हैं। तो रो रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, और ये कांस्टेंट होता है, किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, जैसे ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे थे ना, ऐसे ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक, टेम्परेचर बढ़ेगी तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें हो गई रेसिस्टिविटी। तो यहाँ पे रो आ गए। तो अब देखो, अब इसको रो एल बाई ए ऐसा कर लो, भी बाय, इसको इधर कर लेता हूँ, ये समझ में आया। 1 बाय करा, अच्छा, ये तो उल्टा कर दिया, सही लिखा था मैंने। 1 बाय क्यों ना भाई, 1 बाय सिग्मा को तो रो लिखूंगा ना, अभी तो 1 बाय किया हूँ दोनों को, आई ए बाय आई, 1 बाय सिग्मा एल बाय बी। नहीं, अभी तो उल्टा ही किया हूँ, अभी क्यों रो लिख दूँ। तो सिग्मा होते 1 बाय रो, या रो होगा 1 बाय सिग्मा, एक दूसरे का अपोजिट। तो यहाँ पे किसको लिखना है 1 बाय सिग्मा को, तो यहाँ से 1 बाय सिग्मा को क्या लिखेंगे रो। सिग्मा होते 1 बाय रो, या 1 बाय सिग्मा होगा 1 रो। 1 बाय सिग्मा क्या होगी रो, या रो देख लो ना, यहाँ से रो इधर लो सिग्मा इधर लो, तो 1 बाय सिग्मा हो जाएगी रो। तो ए बाय आई ये हो गया रो, 1 बाय सिग्मा रो, एल बाय भी, तो भी बाय आई, भी बाय आई, रो एल बाय ए, सेटिंग कर लिया। तो यहाँ से भी बाय आई हो गए, भी बाय आई हो गए हमारे कितने, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। रो किसी मटेरियल के लिए होते हैं, एल उस मटेरियल की लेंथ है, ए उस मटेरियल की क्रॉस सेक्शन है, ये तो उस मटेरियल की डिटेल है ना, मटेरियल की लेंथ कितनी है, एरिया कितनी है, रेसिस्टिविटी कितनी है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये होते हैं किसी मटेरियल की रेसिस्टेंस। तो ये हो गया भी बाय आई बराबर आर, तो भी बराबर आई आर, वेयर आर है कितना रो एल बाय ए, आर क्या है रो एल बाय ए, रो रेसिस्टिविटी, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, ए इज द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि इसको क्या कहते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द वायर या कंडक्टर। ये होते रेसिस्टेंस, ये होते रेसिस्टिविटी, ये होते कंडक्टिविटी। रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी ये दोनों ही मुझे कम चाहिए, मतलब बाधा नहीं चाहिए मुझे, कंडक्टिविटी मुझे ज़्यादा चाहिए, जितनी ज़्यादा हो उतनी मुझे फ़ायदा है। तो ये रेसिस्टेंस हो गया रेसिस्टिविटी।
रो एल बाई ए, एल इज द लेंथ ऑफ द एरिया, एल क्या है, ए लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये सब है। रो रेसिस्टिविटी पहले लिख दिया मैंने, रो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल, रो डिपेंड्स ऑन किस पे करेगी, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ वायर, मटेरियल क्या है उस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर कितनी है उसकी उस पर डिपेंड करेगी, और आर देखो एल पे डिपेंड करेगी, ए पे डिपेंड करेगी, रो पे भी डिपेंड करेगी। और रो पे डिपेंड करना मतलब टेम्परेचर एंड मटेरियल पे डिपेंड करना ही, तो आर करेगी चार चीज़ पे डिपेंड, टेम्परेचर मटेरियल इसमें चले गए, लेंथ एरिया, आर चार चीज़ पे डिपेंड करेंगे। तो हमें फाइनली क्या है, जे बराबर सिग्मा ई को एक्सप्लेन करते करते यहाँ पे पहुँच गए, वी बराबर यार अब तो लग रहा है ना हाँ भाई पढ़ा हुआ चीज़ है, सही में जो पढ़े थे वो सही में सही था। तो ये भी आ गए, और आर क्या होते वो भी आ गए, रो एल बाई ए। तो गौर से देखा जाए तो आर के हमारे दो फॉर्मूले यहाँ से आ रहे हैं, एक तो वी बाई आई, यहाँ से निकालूँ तो आर बराबर वी बाई आई ऊपर में लिखा हुआ है, और दूसरा आर बराबर दिस। अरे कौन से फॉर्मूले कब यूज़ करूँ? सच्चाई ये है कि ये वाली आर वी एंड ई आई पे डिपेंड है, पोटेंशियल डिफरेंस और आई जब दे तब के लिए ये वी एंड आई पे डिपेंड है। लेकिन सच तो ये वाली तो वी और आई वाली है ना, सच्चाई तो कुछ और है, आर तो कांस्टेंट होते हैं किसी वायर की, तो भाई ये तो वी और आई पे डिपेंड कर रहे हैं। आर तो किसी की भी रेसिस्टेंस ऑफ वायर ये होते हैं कांस्टेंट फॉर अ वायर, किसी वायर के लिए ये क्या होते हैं कांस्टेंट, किसी टेम्परेचर पे किसी वायर के लिए ये कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट फॉर अ वायर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है भाई, पर्टिकुलर लेंथ एरिया पे। ये देखो तो ये रेसिस्ट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर बदल गया तो बदल जाएगी। मटेरियल तो टेम्परेचर मटेरियल मान लो कि नहीं चेंज हो रहा है। फिर लेंथ और एरिया, अगर मान लो वायर है उसको पतला कर दिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गए तो रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा, लंबा कर दिया तो लेंथ ज़्यादा हो गए तो रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो ये चीज़ें मेनली लेंथ और एरिया पे डिपेंड हो रही है, यानी डायमेंशन ऑफ वायर कैसा है उस बात पे डिपेंड करती है रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, डायमेंशन पे, लंबाई चौड़ाई मोटाई ये सब चेंज होगी ना तो आर चेंज हो जाएगी। नाउ वी नो, अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये वाली फॉर्मूले को ओम लॉ तो हो चुकी, ओम लॉ के बाद अब रेसिस्टेंस जो आ गए हैं हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। नाउ वी नो, हमें पता है आर बराबर रो एल बाई ए। सो फर्स्ट बात तो ये हुई कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस डायरेक्टली एल लिख चुका हूँ मैं, लेंथ है। सेकेंड बातें तो ये लिख रही है कि रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लग रही है कि नहीं? तो याद रखना कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगी, और अगर एरिया घटेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगी, और एरिया बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस घटेगी, ठीक है। हाँ, थर्ड क्या, रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं। तो ये इस दोनों से तो ये फॉर्मूले आ गए, तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगी ना प्योर वायर की, प्योर कंडक्टर के लिए ये चीज़ें होती है। तो ये हमारे है प्योर कंडक्टर के लिए ये चीज़ें, ठीक है। टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर यानी टेम्परेचर बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ते हैं, क्योंकि कोलिजन टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाते हैं। तो ये प्योर कंडक्टर के लिए ये भी होते हैं। और मटेरियल तो जैसा हो मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा ही। तो ये सब चीज़ें थे, हमने क्या सब पढ़ा, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी आपस में अपोजिट है। हाँ, अब इसकी ऐसा यूनिट, पहले इसको नोट करो, इन सब की यूनिट को देखूं। तो अभी हमने कंडक्टिविटी में रेसिस्टिविटी पढ़ा था ना। हाँ, एक चीज़ V बराबर आई आर जहाँ पे आया था वहाँ पे लिख दो ओम लॉ, वो भी होते हैं, ओम लॉ वो भी होते हैं, V बराबर आई आर भी, तो वहाँ पे भी ओम लॉ प्रूफ हुआ। हमने पढ़ा था कंडक्टिविटी, ये रेसिस्टिविटी क्या फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था आर ना, आर था रो एल बाई ए। तो रो कितना होगा,
रो देखो तो यहाँ से निकालो रो, तो रो हो जाएगा RA/L। इसकी यूनिट क्या है? ओम। इसकी यूनिट ओम, इसकी भी यूनिट मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो ये क्या हो गए? ओम मीटर। तो SI यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर, ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो रो का उल्टा रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है। ये मैं बताया हूँ कि कैसे निकाले जाते हैं, सबका वैल्यू पुट करा। आप इसे लिख लो, आप इसे लिख लो, ये चीज़ें तो हो ही चुका है। और फिर इसे लिख लो, SI यूनिट कंडक्टिविटी, SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ये तो इसकी उल्टा है, रेसिस्टिविटी का उल्टा, तो इसका उल्टा कर दो। तो ओम मीटर में -1 लगा दो उल्टा, तो ये दोनों हो गए। फिर कौन थे? रेसिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, ये क्या होते हैं? ओम। इसको ओम पढ़ते हैं, जहां जहां लिखा ना ओम पढ़ना। ठीक, एक टॉपिक आते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस होते हैं। रेसिस्टेंस का उल्टा कर दो तो उसको क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। ठीक, किसी चीज से डिनोट कर लो इसको, तो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस कंडक्टेंस, ये हो गए। कैसे कह दिया तो ठीक है, कंडक्टेंस भी जान लिया। इसका SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस का उल्टा, तो SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। अब देखो, कंडक्टिविटी का उल्टा रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी फायदे की चीज़, रेसिस्टिविटी लॉस की चीज़, यानी कंडक्टिविटी मुझे चाहिए, रेसिस्टिविटी मुझे नहीं चाहिए। कंडक्टेंस का उल्टा रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस होना मेरे लिए फायदे की बात, अच्छा है, रेसिस्टेंस होना मेरे लिए लॉस की बात। SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस उल्टा हो जाएगा रेसिस्टेंस का, सारे उल्टे चल रहे हैं। SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम का पावर -1, यानी कि ऐसे लिख लो, यानी तो इसको MHO भी लिखते हैं, ऐसे लिखो या ऐसे, ये लिखो या ये लिखो MHO, तो वो होते हैं ओम का उल्टा OHM, MHO। महो कहेंगे नहीं, तो ये चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ें अभी जाने। अब देखो थोड़ा 1 ओम को अगर डिफाइन करें तो कैसे करें? 1 ओम को डिफाइन करें तो कैसे करें? तो डिफाइन 1 ओम, ठीक है, तो कर ले। वी नो, या सीधे लिखो, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, ठीक है भाई, 1 ओम। तो R = V/I। ये 1 कब होगी? जब ये दोनों 1 हो, ये दोनों 1 हो, इसीलिए V = 1 वोल्ट, I = 1 एम्पियर। सो R = 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, इट मीन्स 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 वोल्ट पर एम्पियर तो यूनिट देते नहीं है, क्या देते हैं? ओम देते हैं ना, 1 देना तो गलत है, इसका मतलब यहाँ पे 1 ओम देना पड़ेगा। तो 1 ओम वही है जो 1 वोल्ट पर एम्पियर है, 1 वोल्ट वही, 1 ओम वही है जो 1 वोल्ट पर एम्पियर है। तो कैसे लिखते हैं? तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करें? मैथमेटिकली करा मैंने। तो व्हेन इफ वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस, पहले पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तब ना करंट फ्लो होगी। तो इफ वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट across the ends of a wire, and if the current in the wire is 1 ampere, then the resistance of the wire is 1 ohm। नहीं समझ में आया? लिखा देता हूँ। अगर हम किसी वायर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, अगर हम किसी वायर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ वी apply a potential difference, PD potential difference of 1 volt
across the ends of wire and if the current in the wire, if you apply a potential difference of 1 volt across the ends of wire and if the current in the wire is 1, if the current in the wire is 1 ampere, then the resistance of the wire will be 1 ohm. अगर ऐसा हो कि 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं और 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो तो कहेंगे भाई उस वायर की 1 ओम रेजिस्टेंस है। 1 ओम है। मैथमेटिकली ये लॉजिकली ये दोनों हो गए। समझ में आ रहे हैं? सिमिलरली V बराबर IR को भी कर सकते हैं ना। V बराबर IR ओम लॉ को मैं पहले 10th में कैसे करते थे? इफ यू अप्लाई potential difference of V volt between the ends of wire, then ऐसे लिखते थे ना कि क्या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V डायरेक्टली टू I, तो डायरेक्टली हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो V बराबर IR हुए थे। ऐसे पढ़े थे ना हम। तो ये चीज़ें थी 10th में, तो हम लोग को वहाँ से भी लिखते थे, लेकिन अब लिखते हैं J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, अब लिखते हैं J डायरेक्टली टू E, दोनों चीज़ें सेम होती है। नोट करो तो पहले।